You have to prepare your academics also, you have to prepare your competitive preparation also. तो ये बताओ जरा मैनेज हो रही चीजें नहीं? Are you able to manage the things or not? Just say yes or no. Are you able to manage things? Okay, yes. This is something that you should have. You should have this attitude of trying. See, please understand this fact. It is a challenging time for everybody, irrespective of whatever streams you have. चाहे आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, कॉमर्स विद मैथ्स से हो, कॉमर्स विदाउट मैथ्स से, ह्यूमैनिटीज से हो, किसी भी फील्ड से हो आप सभी लोगों को चैलेंज है, बिकॉज एग्जाम साइकिल प्रीपोन्ड हुआ है, राइट? पहले ऐसा नहीं होता था, यू नो पहले क्या होता था, आराम से आप बोर्ड्स दो, उसके 1-2 महीने बाद एग्जाम्स होते थे, पर अब ऐसा नहीं है, राइट? नाउ द एग्जाम साइकिल हैज बीन प्रीपोन्ड. So my point here is that such challenges you will face and it is for everybody. So don't see कि यार हमको ही टारगेट किया जा रहा है क्या, या हमारे एग्जाम में हमारे स्कूल में ये हो रहा है ना, उसके स्कूल में तो डोंट आस्क सच बेसिक डाउट्स. इट इज चैलेंजिंग टाइम फॉर एवरीबडी. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. द फोकस शुड बी, कोई बात नहीं यार, कितना भी चैलेंजेस है, वी विल ट्राई, जस्ट कीप ट्राइंग, नो जस्ट कीप जगलिंग. आज 10% कर रहे हो, कोशिश करो कल 11% हो, कोशिश करो कल 15% हो. यू हैव टू जस्ट बी प्रोग्रेसिव, बी पॉजिटिव. दिस इज important. And mark my words, if you keep this attitude, with the time, with your class 12 boards, you will be in the position कि जहाँ पे आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाए, राइट? अच्छी बात है, आपको टेंशन हो रही है. दिस इज द गुड थिंग दैट यू आर टेकिंग दिस टेंशन कि सर हम मैनेज नहीं कर पा रहे. दैट मीन्स यू आर जेन्युइनली हैविंग दिस कंसर्न, यू आर जेन्युइनली फीलिंग दैट यस यार मुझे क्रैक करना है एग्जाम. So it's a good thing, right? And this challenges is everybody. So in the upcoming week, I will take one session also how to balance the boards and the competitive preparation. So next week in the mid on 27, 28, I will take this session also. So do attend that session. Yes, I will discuss that part, beta. Arav, not to worry. I will discuss that part. But yes, it is fine. Challenging है time तो उसे accept करो, है ना? But yes, I request you keep trying. Don't just hang on your boots. है ना कि नहीं यार? Don't just quit. Keep trying. Mark my words. This will help you out. चलो आते अब शुरू करते हैं आज का सेक्शन बिना किसी देरी के. Let's start with the current affairs part. So the first current affair is PNS चक्रा. आपको पता है हमारे इंडिया में एक सिस्टम फॉलो होता है जिसे हम बोलते हैं PDS. That is Public Distribution System. Public Distribution System. क्या होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन? आपने देखा होगा हमारे इंडिया में बफर स्टॉकिंग होती है, गुड्स जितने भी प्रोड्यूस होते हैं और उसे टाइम टू टाइम अलग अलग एरियाज में सप्लाई किया जाता है ना? तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम मतलब एक यू नो प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, इसका नाम है अन्ना चक्र. तो बेसिकली ताकि फूड ग्रेन की जो मूवमेंट होती है उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो सके, वेस्टेज ना हो, राइट? और इस पे लिंक किया गया है जो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम था, राइट? दैट वाज लिंक सो दैट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करें. So it ensure route optimization, it ensure real time monitoring, effective allocation. तो इसका फायदा क्या होगा? हमारे इंडिया का जो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है वो थोड़ा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हो जाएगा, राइट? और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है बेसिकली फील्ड से यू नो फील्ड से सीधे मार्केट तक जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इट विल बिकम यू नो डायरेक्ट. तो नाम रखना अन्न चक्र. अन्न क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू व्हीट. अन्न खाने से रिलेटेड हुआ ना, तो वहां से आप अपना इसका नेम ड्राइव कर सकते हो, अन्न चक्र, राइट? विच इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. यस बेटा, आई हैव, राइट? संडे को मेरा रजौरी में है सेशन, है ना? तो थोड़ा सा देख लो आप अन्न चक्र सिस्टम.
जो स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप देखोगे इट विल लाइक दिस। तो हमारे इंडिया में एक बॉडी है जिसका नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो वो बफर स्टॉकिंग करती है। तो फार्मर से प्रोड्यूस लिया, उसे अपनी गवर्नमेंट मार्केट में रखा, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जगह पर सेल कर दिया। दिस इज बेसिकली हाउ पीडीएस वर्क, है ना। तो पहले एक लोकल वेयर हाउस में रखा, देन उसे सप्लाई करना स्टार्ट किया। तो उसमें रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोडवेज ट्रांसपोर्ट सबकी जरूरत होती है। फिर डेफिसिट हाउसेज में रखा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचाया, फिर जो फेयर प्राइस शॉप होती है वहां पे पहुंचाया, और फिर टिल द बेनिफिशियरी पहुंचाया। तो दिस इज हाउ द एंटायर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क, राइट। तो स्टूडेंट दोज हु हैविंग इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपने पढ़ा भी होगा एफसीआई के बारे में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। 1965 में ये बना था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो दिस इज हाउ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है क्या, अन्न चक्र, जो कि इस सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा यू नो वे फॉरवर्ड बनाए, राइट। इट्स अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज आपने देखा है हमारे इंडिया में चैलेंजेस पता है क्या है, भी आ रहा है एग्रीकल्चर का। तो अभी होता क्या है, लेट से जैसे बहुत अच्छा क्रॉप हुआ, है ना। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है उस क्रॉप को बफर स्टॉकिंग अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी लेट से उत्तर प्रदेश में है, वो प्रोडक्टिविटी झारखंड में तो नहीं है, वो प्रोडक्टिविटी उड़ीसा में तो नहीं है ना। और आपने क्रॉप डाइवर्सिटीज भी देखी होंगी, कुछ क्रॉप साउथ इंडिया में ज्यादा होती है, कुछ क्रॉप नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आज के टाइम पे आप देखो, in today's time, if you see, if you want to have chapati, you can have chapati in Rajasthan also, in Assam also, in Arunachal also। पर बेटा ऐसा पहले नहीं, क्यों? क्योंकि पहले हमें वही क्रॉप या वही टाइप ऑफ फूड हम खा पाते थे बिफोर 1960s, जो उस पर्टिकुलर एरिया में होता था। आफ्टर दैट वी हैव डेवलप्ड दिस एफसीआई एंड ऑल। फिर आपको बताऊंगा हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960 60s में, 65 66 के अराउंड। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना बेटा, you will surprised to know, after that many Indian state they were able to get wheat। उससे पहले तक जो सदर्न पेनिनसुलर स्टेट थे ना, वहां पता भी नहीं था लोगों को कि यार चपाती भी कुछ होता है। दे आर इनटू राइस ओनली, है ना। तो माय पॉइंट हियर इज कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस दैट वाइटल रोल, राइट। डेफिसिट बेटा जहां पर कमी है, ठीक है, जैसे स्टेट लेवल पे वेयर हाउसेज है जहां पर किसी पर्टिकुलर क्रॉप की कमी है, तो वहां पे उसे पहुंचाओ, राइट। वैष्णवी इज आस्किंग सर हु स्टार्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे हमारे इंडिया में बेटा मल्टीपल रेवोल्यूशन हुए, ऑलराइट। तो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग द वाइट स्क्रीन विद यू गाइस, है ना। तो ये आप लिख भी लो, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में देयर वाज वन पर्सन नेम एज नॉर्मन बोरलॉ, एंड इंडिया वी हैव वन पर्सन नेम एज स्वामी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो ये थोड़ा आपको करंट अफेयर में ही काम आएगा। एक्चुअली क्या हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में, एक एक मेक्सिको के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। ही इज फ्रॉम मेक्सिको। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यू नो बनाए। तो ही स्टार्टेड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। तो इन्होंने क्या करा, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में मेजर क्या क्या आइडियाज थे, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, गुड इरिगेशन, हाई यील्ड वैरायटी सीड, HYV सीड, ये सब आइडियाज थे ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसी आइडिया को बेटा इंडिया में लेके आए। इन इंडिया दिस आइडिया वाज प्रोपोगेटेड बाय डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बेटा याद रखना है, ही ऑल्सो गॉट रिसेंटली भारत रत्न। अभी तो ये इनकी डेथ हो गई है। ही इज ऑल्सो अ भारत रत्न अवार्डी,
राइट। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में याद रखना है, इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ था, नोबेल प्राइज विनर है। राइट। तो हमारे इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम बोलेंगे एम एस स्वामीनाथन। लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आए कि हु इज दी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और अगर नॉर्मन बोरलॉग भी ऑप्शन में है तो आंसर हो जाएगा ये। जब हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इट मेजरली फोकस्ड ऑन यूपी, पंजाब एंड हरियाणा इनिशियली। राइट। तो ये सारी कहानी लिख लो, फिर आगे चलो। काइंडली राइट ऑल दीज पॉइंट्स। उसके बाद आपने व्हाइट रेवोल्यूशन भी सुना होगा। तो व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए याद रखना, यू हैव, if I talk about white revolution, you have a name called as Varghese Kurian. तो व्हाइट रेवोल्यूशन था बेटा मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। काइंडली राइट यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। सब कुछ समझ, यस वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड। नाउ जस्ट राइट yes 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 in the comment section and then we move forward. So I am changing the slide, right? I hope all of you have written now. Yes, Arav, that time Lal Bahadur Shastri was there. इसीलिए आपको पता है उस टाइम पे हमने लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक स्लोगन दिया था। एक्चुअली क्या था आरव, वो वाला टाइम ऐसा था इंडिया में, आपने देखा होगा दैट 1962 में, यू नो 1962 में वी फॉट इंडो पाक वॉर, सॉरी इंडो चाइना वॉर। तो 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। फिर क्या हुआ 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ, इंडो पाक वॉर। फिर आपको पता होगा दैट इन 1966 हमारे इंडिया में इस टाइम पे फूड स्कैरसिटी भी हो गई थी, फूड शॉर्टेज भी हो गई थी। तो हमें दो लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वन वाज फार्मर्स एंड सेकेंड वाज सोल्जर्स। इनकी जरूरत हमें आज भी है, लेकिन तब तो बहुत ही ज्यादा हो गई। राइट। तो उस टाइम पे पीएम वाज ड्यूरिंग 1965-66 वाज लाल बहादुर शास्त्री, ही वाज द पीएम। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था दैट वाज जय जवान जय किसान। तो ये स्लोगन क्यों दिया था, क्योंकि इंडिया को उस टाइम पे इन दोनों लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत, राइट। सो ही कॉइंड द, यस ही कॉइंड द स्लोगन जय जवान जय किसान, क्योंकि उस टाइम पे रिक्वायरमेंट वही। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट? तो अब आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। देखो हर टाइम रिक्वायरमेंट बदलती रहती है हमारी, लेकिन सोल्जर्स और फार्मर की रिक्वायरमेंट हमें आज भी है ना। नो मैटर कितना ही एआई एज में हम आ गए हैं, है ना, नो मैटर, बट यू नीड सम पेट्रियोटिक पीपल हु कैन प्रोटेक्ट अस एवरी टाइम। आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज वी हैव अ गुड, यू नो safe borders, right? We have a safe, kind of a, uh, despite having this much diversity, we are a kind of a safe country, है ना। तो दिस इज अ थिंग यू हैव टू नो। तो ये याद रखना, पुराने टाइम पे भी वैल्यूबल था, आज वैल्यूबल है। और देखो आप इंडिया की हर साल वी आर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। So don't you think that this is very important? Food management is also very important. हम एक ऐसा देश है जहाँ पर every year, if I give you the exact data, that every year one Australia adds to India. If I talk about in terms of population, जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उतनी हर साल हमारे इंडिया में ऐड हो जाते हैं लोग। वी आर राइजिंग एट दैट रेट ऑन एन एवरेज। इन एवरी 51 सेकेंड देर इज वन चाइल्ड बर्थ इन इंडिया। मतलब जितनी देर में मैंने आपसे ये बात बताई है, इतनी देर में ऑन एन एवरेज एक चाइल्ड बर्थ हो चुकी है। विद दिस स्पेस वी आर राइजिंग। तो जब जो जिस कंट्री में पॉपुलेशन एक्सपेंशन हो रहा होगा,
तो उस कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एग्रीकल्चर भी बूम करता है। इसलिए आप देख रहे हो अभी वो इशू चल रहा है ना, यूएस इंडिया वाला टैरिफ वाला। दैट्स व्हाई इंडिया हैज सेड कि हम अपनी मार्केट, जो एग्रीकल्चर वाली मार्केट है, उसे कभी ओपन नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द पीपल, अराउंड 69% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन शिवम इज फॉर मिल्क प्रोडक्शन, है ना, तो अमूल वगैरह उसी के अंदर एस्टैब्लिश, राइट। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कर दो यस सर, यस सर, यस सर। जस्ट राइट यस सर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन फॉरवर्ड। आ जाओ आगे। नाउ दिस इज अगेन, आजकल आप देखते हो दैट रिवर इज रिमेन द इशू, है ना। आपने दिल्ली में देखा, नो, यमुना वाज समथिंग जो कि न्यूज में रहती है, और यमुना प्रोटेक्शन और ये सब हमारे बिल्कुल गवर्नमेंट पूरे ध्यान लगा रही है उसके लिए। तो ऐसी एक रिवर है जिसका नाम है पैम्पा रिवर। सो देयर इज वन रिवर नेम एज पैम्पा रिवर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये भी न्यूज में चल रही है। अगेन सेम रीजन है कि प्रोटेक्ट करो, राइट, रिवर को रिवाइव करो, जो रिवर के अंदर डिग्रेडेशन हो गया है पोल्यूशन की वजह से उसे ठीक करो। तो रीजन इज सेम। बस आपको इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के करंट अफेयर में ध्यान रखना होता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये आपको स्टैटिक जीके का भी काम करेगा और एंड ऑब्वियसली करंट अफेयर का भी काम करेगा। सो देयर इज वन रिवर नेम एज पैम्पा रिवर, पैम्पा रिवर कंजर्वेशन। तो बेटा पैम्पा रिवर इज सिचुएटेड इन केरला, बेसिकली इट्स फ्लोज इन केरला। तो हमारे इंडिया में एक साउथ में स्टेट है, वी हैव अ वन ब्यूटीफुल स्टेट नेम एज केरला। अब केरला के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, जैसे एक रिवर यहाँ पर है पेरियार रिवर। पेरियार river is there, right? We have Periyar river, we have Pampa river। तो अभी पैम्पा रिवर न्यूज में क्यों है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंदर इसे ठीक करेंगे, बेसिकली प्रोटेक्ट करेंगे, पोल्यूशन से बचाएंगे, डिग्रेडेशन से बचाएंगे। तो हमारे इंडिया में 2019 में बेटा एक मिनिस्ट्री बनी थी। इन ईयर 2019 वी हैव established one ministry named as Ministry of जल शक्ति। ठीक है, तो इसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं जल शक्ति, या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर भी आप बोल सकते हो। तो बेसिकली रिवर रिवाइव करना, ये सारा काम ये इसी के अंडर आता है। तो दिस पैम्पा रिवर वाज इन न्यूज, सो काइंडली नो कि कौन से स्टेट में लाई करती है, राइट। इज माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी? सबको स्क्रीन विजिबल प्रॉपर्ली दिख रही है ना? काइंडली से यस और नो। चलिए आगे। Is it fine? Am I audible? Am I my screen is visible? Is there any issue? ऑलराइट, सबके लिए सब ठीक है ना? वेरी गुड। ऑलराइट, तो अगर किसी को बेटा लाइक यू आर फेसिंग द चेन्नई, आई रिक्वेस्ट यू, आप क्या करो एक बार ना एग्जिट करके एंट्री ले लो। कई बार क्या होता है प्रॉब्लम आपके एंड से भी होती है।
तो जस्ट टेक द री एंट्री, वो ठीक हो जाएगा, राइट। तो जैसे मैंने बताया दैट पैम्पा रिवर पे चैलेंजेस है, तो बस ध्यान रखना है जितनी भी रिवर्स है ना इंडिया में, अगर मैं मेजर ड्यूज में चैलेंजेस बोलूँ, सबके चैलेंजेस सेम। सबके यहाँ हाई पोल्यूशन के चैलेंज है, वेस्ट डंपिंग का चैलेंज है, रिवर बेड पे डिस्ट्रक्शन है, मॉनसून के टाइम पे ये चैलेंज है। अभी आप देख लो यमुना पे क्या हो रहा है, कोस्टल इरोजन होता है। जैसे कोस्टल इरोजन यमुना के साथ नहीं बैठेगा सिर्फ, क्योंकि यमुना कोस्ट पे नहीं है, बट आप देखो 90% चैलेंजेस सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ना आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। यार रिवर पे क्या ही चैलेंज होगा, मेजर चैलेंज यही है यार, इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना जा रहा है ना। जितने भी हमारे सीवेज हैं विदाउट ट्रीटेड सीवेजेस को उसमें रिलीज कर देते हैं। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द्वारा वेस्ट डंपिंग हो रही है। यू विल सरप्राइज टू नो इफ आई टॉक अबाउट यमुना, यमुना इज नाउ बायोलॉजिकली डेड रिवर। जो यमुना स्टार्ट होती है ना, तो यमुना बेसिकली स्टार्ट लाइक यमुनोत्री ग्लेशियर। मैं आपको एक मिनट वाइट स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। तो यमुना बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, है ना। फिर वो आपका उत्तराखंड हरियाणा होते हुए दिल्ली आती है ना। तो बेटा यमुना के बाद पता है क्या सीन है, तो लेट्स डिस्कस, आई एम गिविंग यू द ब्रीफ अबाउट यमुना। So if I talk about Yamuna, so it started from Yamunotri Glacier। तो उसका ना इस तरह से चलता है यमुना का जो साइकिल चलती है। यमुना के बारे में याद रखना, इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, राइट। ये गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो यमुना के बारे में याद रखना कि इसका इनिशिएशन कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होती है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर में फ्लो करती करती आती है, राइट। उसके बाद तो उत्तराखंड में, इट इज इन उत्तराखंड यूके में है। फिर ये कुछ पार्ट इसका हरियाणा को टच करता है। देन दिल्ली में ये आती है। फिर ये यूपी में एंट्री लेती है, एंड देर इज अ प्लेस कॉल्ड एज प्रयागराज। तो प्रयागराज में ये गंगा से ज्वाइन कर जाती है, राइट। So this is the basic, cycle of Yamuna। अब यमुना को भी रिसेंटली बायोलॉजिकली डेड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि दिल्ली के बाद ये यूपी में एक सिटी है आगरा, वहां पे भी ये फ्लो करती है। तो दिल्ली से आगरा तक का जो पैच है ना यमुना का, दिस पैच दिस पैच इज टेक्निकली बायोलॉजिकल डेड, बिकॉज इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है। पोल्यूशन की वजह से ना, द पोल्यूशन रेट इज हाई। तो ड्यू टू दैट, जो यहाँ के एक्वेटिक लाइफ है रिवर की, एक्वेटिक लाइफ, वो ये जीरो सपोर्ट करती है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकली डेड, क्योंकि इसमें जो एक बेसिक ऑक्सीजन डिमांड होती है वो भी खत्म होती है। तो दिस इज, यू नो यू शुड नो अबाउट यमुना। तो मैंने आपको सारी कहानी बता दी। अब यमुना से क्वेश्चन आएगा ना, आप कभी भी गलत नहीं करो। यस यस यस, त्रिवेणी संगम राजस, बिल्कुल सही है। ऑलराइट, चलें आगे। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आई एम चेंजिंग द स्लाइड अगेन। चलो आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर।
करंट अफेयर अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर इस करंट अफेयर से कुछ हुआ नहीं। क्योंकि अगर आपने कल की न्यूज़ देखी होगी, इफ यू हैव सीन यस्टरडे, तो यस्टरडे रशिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन पे। लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या किया था अभी, यूक्रेन के जो वो थे, वो सॉरी रशिया के जो प्रेसिडेंट थे, वो अभी रिसेंटली बात करके आए थे दैट वी विल ट्राई टू पैसिफाई द सिचुएशन। तो अभी क्या हुआ, देयर इज फेमस अलास्का टॉक्स टुक प्लेस। तो अभी अलास्का टॉक में, तो अलास्का में बोथ यूएस रशिया, दे डिस्कस, जस्ट अ सेकंड लेट मी सेट द पेन, एक मिनट में जरा पॉइंटर सेट कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। यस, नाउ इट इज फाइन। हाँ, तो बेटा अलास्का में दोनों मिले प्रेसिडेंट, द रशियन president and the US president. So they conducted a summit that is called as Alaska. Alaska is a place in one of the state in USA. पर ये डायरेक्टली यूएसए के मेन लैंड से कनेक्ट नहीं करता। ये इसकी एक यूनिक हिस्ट्री है। ये पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, पर 1949 में इट बिकेम द पार्ट ऑफ यूएस, तो नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ यूएस। तो यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन थे बेसिकली मेट। तो इन्होंने कुछ बातें कही, एक तो जैसे अभी जो इंडिया पे सैंक्शन लगाया यूएस ने बिकॉज ऑफ रशिया रिलेशन, इस पे बात करी। दूसरा, दे हैव डिस्कस द यूक्रेन थिंग, यार यूक्रेन वॉर को खत्म करो और ये सब करो। तो टेक्निकली रिजल्ट कुछ आया नहीं, बट दे हैव कंडक्टेड अ समिट, राइट। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, अलास्का समिट। अब अगर थोड़ा सा मैं बात करूं अलास्का समिट के बारे में, तो यू कैन सी है, दिस इज अलास्का। तो यहाँ पे कनाडा है, कनाडा से बॉर्डर करता है एरिया, तो अलास्का, यू हैव द गल्फ ऑफ अलास्का आल्सो है, राइट। So it was the 49, it is a 49th state of US। तो पहले रशिया के देखो कितना क्लोज भी है रशिया, तो पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, पर फिर ये यूएस का पार्ट बन गया, राइट। तो ये सारी बातें याद रखो, फिर हम आगे चलेंगे। क्योंकि रिजल्ट इस समिट से इसलिए कुछ हुआ, अगर आप कल ही की न्यूज देखोगे, तो कल ही रशिया ने ड्रोन अटैक करे हैं यूक्रेन पर। तो एक तरफ तो बोल के आ रहा है वो कि मैं ध्यान रखूंगा यूक्रेन वॉर को, विल ट्राई टू कंक्लूड, एंड एट द सेम टाइम वहां पर जो है वो वॉर और बढ़ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुआ सबके लिए, तो आपको ये याद है। अकबर, आई विल टेक द सेशन, नेक्स्ट वीक आई विल कंडक्ट वन सेशन, तो वहां पे हम बात करेंगे। देखो मैं आपको ये वाला इशू भी समझा देता हूँ, इंडिया और ट्रम्प वाला। जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर द स्लाइड अगेन। अगर आप इंडिया और ट्रम्प वाला इशू भी समझा देता हूँ, व्हाट इज दैट। बेटा एक्चुअली क्या था अभी तक, देखो, you have to understand one thing, that in the world there is a body called as WTO, जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बॉडी है ना बेटा, ये बॉडी आपकी बनी थी 1995, और इसका काम है इक्वल ट्रेड इंश्योर करना, राइट, अक्रॉस द ग्लोब। अब सपोज करो, लेट्स से देयर इज वन कंट्री कॉल्ड एज यूएस, एंड देयर इज वन कंट्री लेट्स से। तो अभी तक क्या होता था बिफोर टैरिफ वॉर, क्या होता था, बिकॉज यूएसए इज अ डेवलप्ड नेशन, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। तो डेवलपिंग है तो भी ग्रो करेगा ना,
तो अगर यूएसए से कुछ इंपोर्ट होता था, या इंडिया कुछ यूएसए से इंपोर्ट करता था, यूएसए कुछ एक्सपोर्ट करता था, या इंडिया से यूएस में कुछ जाता था, तो अगर यूएसए से कुछ इंडिया में आता था, इंडिया यूज टू इम्पोज टैरिफ, हम उस पे कुछ टैक्स लगाते थे। और हम इसलिए करते थे ऐसा बिकॉज वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हमें अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करना होता था। एंड एज पर डब्ल्यूटीओ इट इज लीगल ऑल्सो, तो हम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जो इलीगल है। ठीक है। और इंडिया से कुछ यूएस में जाता था तो यूएस उस पर ड्यूटी नहीं लगाता था या टैक्स नहीं लगाता था, बहुत मिनिमल लगाता था। बिकॉज यूएस से क्या कर रहा था, वो प्रमोट कर रहा था डेवलपिंग नेशंस। राइट, जब ट्रेड होगा भाई तभी तो डेवलपिंग नेशन भी ग्रो करेंगे। तो दिस वाज द क्राइटेरिया। बट व्हेन डोनाल्ड ट्रंप की जब एंट्री होती है तो वो बोलते हैं कि होना चाहिए रेसिप्रोकल टैक्स। रेसिप्रोकल टैक्स ऑफ 25%। मतलब कि अगर जितना टैक्स इंडिया हमारे प्रोडक्ट पे लगा रहा है उतना ही टैक्स हम लगाएंगे इंडिया के प्रोडक्ट, प्लस 25% एडिशनल टू पैनलाइज इंडिया। वो पेनल्टी के हिसाब से, ये जो 25% एडिशनल पेनल्टी है ये क्या है, 25% पेनल्टी है कि ये जो इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है ये गलत है, तो इंडिया को डिस्करेज करने के लिए, तो इसीलिए वो ओवरऑल पेनल्टी हो गई 50%। तो दिस वाज द केस। तो बेसिकली क्योंकि इंडिया ने रशिया के साथ ऑयल ट्रेड कर लिया, यूएस ने कहा नहीं आप रशिया को ट्रेड के साथ ट्रेड नहीं करोगे, तो इंडिया को पेनलाइज करने के लिए उसने 25% एडिशनल टैक्स लगाया। तो दिस वाज दी ओवरऑल स्टोरी। तो यहां तक बेटा बात ठीक है। जल्दी से बोलो यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, दिस थिंग इज फाइन। इफ दिस इज फाइन देन लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। राइट, तो अब मैंने आपको पूरा इशू समझा दिया। ओके ओके। यस यस, यही तो हिपोक्रेसी है अक्षा। हाँ यूएस। और दूसरा पता है क्या है, रशिया चाइना भी तो ट्रेड करता है, चाइना भी रशिया से ट्रेड करता है। सॉरी, उन्हें इतनी पेनल्टी नहीं लगाई, हमें ज्यादा लगा दी, पता नहीं क्या है। अब इंडिया ने कह दिया वी आर अ सोवरेन नेशन, भाई हमारी डिसीजन मेकिंग हमारे हिसाब से होनी चाहिए, हम किसी से पूछ के थोड़ी ना करें। राइट, तो इतना स्टेचर तो है ही इंडिया का भी। तो अब देखते हैं अभी, योगी ये मोदी जी भी जाएंगे, चाइना जाने वाले हैं। राइट, अभी आपने देखा था चाइनीज काउंटर पार्ट विजिटेड इंडिया 2 days बैक। चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। तो ये मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये दोबारा से गड़बड़ हो गई। जब भी स्लाइड चेंज होती है ना, वेन एवर आई
चेंज द स्लाइड। ये जूम की सेटिंग दोबारा से चेंज करनी पड़ती है राइटिंग वाली, तो इसलिए वो आपको लाइन दिख जाती है। यू हैव टू वेट फॉर, लेट मी जस्ट चेक दिस सेटिंग अगेन। तो मिनिमाइज करना पड़ता है पहले, तब वो लिख पाते हैं हम, लेकिन वो हो नहीं रहा। यस, नॉट इट्स फाइन। चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नाउ दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उल्ची फ्रीडम शील्ड। अब इस तरह के नाम जब आते हैं तो आप समझ जाना है किसी मिलिट्री एक्सरसाइज के होते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज का बेस्ट पार्ट क्या होता है, क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा आता है। तो अभी रिसेंटली साउथ कोरिया एंड यूएस ने लॉन्च किया है आपको उल्ची शील्ड फ्रीडम एक्सरसाइज। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज आपने यूएस और साउथ कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की है। दूसरा, आपको पता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की बनती नहीं है, तो बेसिकली नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया का लाई है, साउथ कोरिया जो है वो यूएस का लाई है। तो उस तरह से भी ये लोग अपना नेगोशिएशंस करते रहते हैं। So this is an important exercise where two countries are involved, साउथ कोरिया एंड यूएसए। तो इसके लिए आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज उल्ची फ्रीडम, दिस इज इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट। अभी आपने देखा था दैट देयर वाज अ कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन इन इंडिया वेयर द अपोजिशन पार्टी इज प्रेशराइजिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिमूव करो। तो आपने देखा होगा एक टर्म चल रही है वोट चोर, है ना, दैट देयर आर एलिगेशंस की जो कर्नाटका इलेक्शंस थे उसमें डिफीट किया गया वोटिंग में, है ना। उसके अलावा बिहार में दिस वाज द केस। तो दैट्स व्हाई द अपोजिशन वाज सेइंग कि आप इलेक्शन कमीशन का रिमूवल करो। तो अब डिबेट आता है दैट इलेक्शन कमीशन को रिमूव कैसे किया जाता है इंडिया में, दिस द क्वेश्चन एंड दिस इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। तो बेटा याद रखना, हमारे इंडिया में आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। there is one article in Indian Constitution, that is Article 324। तो बेटा आर्टिकल 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन में वी हैव 3 मेंबर्स, इट इज बेसिकली अ 3 मेंबर बॉडी, जिसमें आपका एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, और इनका काम क्या है, इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा। तो अगर मैं इसके अपॉइंटमेंट की बात करूं, राइट, तो जो हमारे इलेक्शन कमीशन होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर देता है, उससे पहले शॉर्ट लिस्ट होता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट करता तो प्रेसिडेंट है, लेकिन इसकी एडवाइस पर करता है, एडवाइस ऑफ 3 मेंबर बॉडी। उस 3 मेंबर बॉडी में कौन कौन होता है, पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ ओपोजिशन होता है ना, लीडर ऑफ ओपोजिशन इज देयर, प्लस कोई भी एक यूनियन कैबिनेट मेंबर होता है। तो ये 3 लोग होते हैं, और ये 3 लोग, लीडर ऑफ ओपोजिशन को मैंने LOO लिख दिया, NPM। तो ये तीनों लोग डिसाइड करते हैं, लेट से इस एक्स पर्सन को हमें प्रेसिडेंट बना, वो चीफ इलेक्शन कमीशन बनाना है, उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करता है, उस चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कर देता है। जनरली ये हमारे इंडिया की हिस्ट्री रही है, जो भी इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं वो कोई ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से रहे हैं। उसके अलावा इसका टेन्योर कितना होता है, तो बेटा अगर मैं इसके टेन्योर की बात करूं तो इट इज ऑफ 6 years एज टर्म वाइज, और एज वाइज होता है 65 years, विच एवर इज अर्लियर। मतलब कोई 65 से ज्यादा नहीं बन सकता। और टर्म वाइज बात करूं तो LOO मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन लिख दिया बेटा, शॉर्ट, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज द केस। तो इस तरह से हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्शन कमीशन है ना उसके सेम पे होती है, सेम प्रिविलेजेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जजेस को, समझ रहे हो। तो इससे आपको समझ में आएगा कि कितनी रेपुटेशन वाली पोस्ट है इंडिया की इलेक्शन कमीशन, दैट यू नो द पर्क्स आर सेम एज चीफ जस्टिस, एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट और भी क्या बात है आपको याद रखनी है कि हमारे इंडिया में भी क्वेश्चन तो ये है ना कि रिमूव कैसे होता है। तो रिमूवल जो है ना किसी की डिस्क्रिशन से नहीं हो सकता। जैसे आज लेट से किसी गवर्नमेंट को, किसी PM को लग रहा है कि यार
इलेक्शन कमीशन को रिमूव कर दो। नो, nobody can remove election commission on his or her discretion because इलेक्शन कमीशन के लिए वी हैव अ सर्टेन सेफगार्ड्स। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो अगर इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने के लिए वी हैव टू पास अ बिल फ्रॉम both the houses of parliament, राइट। और वो बिल जो है 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तब हमारे इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर रिमूव होता है, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। आपसे कोई पूछता है कि इलेक्शन कमीशन कैसे रिमूव होता है, तो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विल पास द बिल एज पर 2/3 मेजोरिटी। अगर बिल पास हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन रिमूव हो जाता है, बिल पास नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन रिमूव नहीं होता, बिकॉज इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। So kindly write all these points which are very important. If you have any doubt, kindly post your doubt in the comment section. Is it fine or not? Kindly say yes or no. Tenure of election commissioner, बेटा, ठीक है। हाँ, अगर इस तरह से बिल पास होगा तो हट जाएगा। दिव्यांश का डाउट है सर रेपो रेट क्या होता है। बेटा रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर जो सेंट्रल बैंक है, जैसे आरबीआई है इंडिया में, वो जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक है उससे लैंड करता है मनी, लेकिन जब वो मनी लैंड करता है उनसे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेता है, तो दिस इज कॉल्ड एज रेपो रेट। तो रेपो रेट बेसिकली एक रीपरचेज एग्रीमेंट है, राइट। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और हमेशा इन द ल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सर इज ज्ञानेश कुमार इज यस, बिल्कुल अभी हमारे जो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है ज्ञानेश कुमार, राइट। तो इज इट फाइन नाउ दिवांश, इट इज फाइन। आप मेरे से इकोनॉमिक्स भी रिवाइज करा रहे हो क्या? हाँ, हाँ। एक्चुअली क्या होता है, वो एक तरीके से सिक्योरिटीज होती है, मतलब वो मनी जब दे रहा है ऑन अ ड्यू ऑफ सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटीज ले रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मतलब आरबीआई को एश्योरेंस होता है कि हाँ इस बैंक से हमने ये अमाउंट लिया हुआ है, राइट। जैसे क्या होता है, ऐसी जैसे रेपो रेट होता है इसी तरह से बैंक रेट होता है, बस दोनों में फर्क यही होता है, बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती है ना, और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन वही रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है और उसमें कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली जाती है, राइट। चल, और राइट आरव, आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है ना? ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड द टेलीग्राम ग्रुप, काइंडली से यस और नो। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, हाँ बेटा 50% हुआ दोनों का मिला, 50% जो मैंने बोला है ना, जैसे 50%, 25% तो सिंपल ये हुआ, क्या कहते हैं बेटा, ऑल दोज हु हैवंट जॉइंड द टेलीग्राम ग्रुप, आई रिक्वेस्ट यू टू पोस्ट दिस क्वेश्चन इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप, जिस भी सेंटर के आप हो, वेदर इट इज नोएडा, पीतमपुरा, अपने ग्रुप्स में बोलो कि प्लीज शेयर द टेलीग्राम लिंक, दे विल शेयर द टेलीग्राम लिंक, राइट, एंड ज्वाइन द ग्रुप, ठीक है।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी ये पीपीटीज वगैरह है सब आई यूज टू शेयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, है ना। और वो टेलीग्राम ग्रुप कोई पब्लिक नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट आईएमएस का पार्ट है ना। तो काइंडली फॉलो दैट टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे पीपीटी वगैरह आई यूज टू शेयर, ठीक है। तो वो कोई पर्सनल और वो ऐसा नहीं है, इट इज द ऑफिशियल ग्रुप, तो एवरीबडी शुड ज्वाइन द टेलीग्राम। ऑलराइट, चलो, राइट, चलो आते हैं आगे। तो ये मैंने इशू आपको पूरा समझा दिया, कैसे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट वो करते हैं, रिमूव करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अभी हमारा नेबरिंग कंट्री है नेपाल, वो न्यूज में है क्योंकि उसने क्या करा है, वो एक डिजीज फ्री हो गया, दैट इज रुबेला फ्री। तो इम्पोर्टेंट है भाई। तो डब्ल्यू एच ओ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने नेपाल को सर्टिफाई कर दिया है कि भाई आप रुबेला फ्री हो चुके हो, है ना। तो रुबेला एक डिजीज है ना। एंड नेपाल जो है अब 6th कंट्री बन गया साउथ एशिया का जिसने एलिमिनेट कर दिया रुबेला। अब रुबेलिया एक क्या है, एक वायरस डिजीज, सीवियर रिस्क टू द प्रेग्नेंट वुमेन, पोटेंशियली लीडिंग टू मिसकैरेज, है ना। तो बेसिकली दिस वन ऑफ द काइंड ऑफ अ वायरस डिजीज, है ना। तो कहाँ पर फ्री हो गया है, नेपाल में फ्री, बस इतना याद रखना है। आपसे कोई पूछता है नेपाली कैपिटल बता दो, तो आप काठमांडू कैपिटल भी बता देना नेपाल की, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, राइट। तो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नहीं बेटा, इंडिया भी रुबेला फ्री नहीं। देयर इज वन क्वेश्चन कि सर इंडिया रुबेला फ्री है, नहीं, रुबेला डिजीज इंडिया में है। हाँ, ऑब्वियसली परसेंटेज हमने कम कर दी है, और इंडिया भी काम कर रही है कि 2026 तक हम रुबेला फ्री हो जाएंगे। पर अभी प्रेजेंटली वी आर नॉट रुबेला फ्री। somebody of you is asking sir is India is rubella free। हाँ बेटा, ठीक कर लो, प्लीज चेक द स्पेलिंग ऑफ काठमांडू, राइट। तो काठमांडू कैपिटल ऑफ नेपाल। आते हैं आगे, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। आगे चलते हैं हम। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वैष्णवी इंडिया नहीं है। चलो, अब बात करते हैं रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट डेज। जैसे अभी वी आर इन ऑगस्ट, सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेज ऑफ ऑगस्ट। बिकॉज 15 अगस्त वाले दिन आपकी क्लासेस नहीं हुई थी ना, तो ये पहले वाला अगस्त बचा हुआ है। अदरवाइज 22nd की क्लास है तो जनरली आई विल वुड हैव कवर्ड 11 टू 20th अगस्त। लेकिन इस बार हमारा 11 टू 20th अगस्त इसलिए कवर नहीं हुआ बिकॉज 15 अगस्त को क्लास नहीं हुई थी, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो दैट्स वाई पहले से हम चल रहे हैं, राइट। तो अगस्त में इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। तो 7th अगस्त को वी यूज टू सेलिब्रेट नेशनल हैंडलूम डे, राइट। So National Handloom Day is celebrated on 7th of August. This is something that you have to remember. 8th of August को होता है क्विट इंडिया डे। हमारे इंडिया में 8th अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसमें बहुत फेमस स्लोगन दिया था गांधी जी ने, डू और डाई। दिस स्लोगन वाज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। So do and die was also there. So this was on 8th of August 1942, right? तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा टू इंपॉर्टेंट डेज यू हैव टू रिमेम्बर। जैसे मैंने 9th अगस्त वाला तो लिखाया हुआ है यहाँ पे, नागासाकी डे, पर इससे पहले 6th अगस्त एंड 9th अगस्त, ये दोनों डेज आपको पैरेलली याद रखने हैं। 6th अगस्त 1945 एंड 9th अगस्त 1945। तो 6th अगस्त 1945 को क्या हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड यू हैव सीन अ न्यूक्लियर ब्लास्ट, दैट वाज हिरोशिमा। तो वी यूज्ड टू सेलिब्रेट हिरोशिमा डे। तो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल, यस, है ना। तो पहली बार आपने न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक देखा था दुनिया में, एक मूवी बनी है इसके ऊपर, ओपनहाइमर, राइट। तो यू हैव हर्ड अबाउट दैट मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ओपनहाइमर मूवी, राइट। तो ऑल दीज थिंग इज रिलेटेड टू हिरोशिमा। और उसके 3 दिन बाद नाइट, दैट वाज नागासाकी डे। तो उस टाइम पर इन्होंने कोड नेम दिए थे, पता है, न्यूक्लियर बॉम्ब के। तो 6th अगस्त वाला कोड नेम था लिटिल बॉय,
और 9th अगस्त वाला था फैटमैन। तो लिटिल बॉय एंड फैटमैन, तो 9th अगस्त इट वाज फैटमैन, राइट? दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। 10th of August we used to celebrate World Lion Day. Also remember, on 10th of August we used to celebrate World Biofuel Day. तो बायोफ्यूल डे भी आपका सेलिब्रेट होता है ऑन 10th of August, राइट? तो ये सारे डेज याद रखोगे? जल्दी से कमेंट में यस सर करो मुझे, इफ यू विल बी एबल टू रिमेम्बर ऑल दीज डेज, कि हाँ सर हम याद रखेंगे, बिकॉज वो भी जरूरी है याद रखना। चलिए आगे। प्लीज से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीबॉडी। एम आई? इट वाज अ कोड नेम बेटा, लिटिल बॉय एंड फैटमैन जो कोड नेम थे उन बॉम्ब्स के, जो उन्होंने ड्रॉप किए थे हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है? उसके अलावा यू हैव टू रिमेम्बर 14th अगस्त ऑल्सो। ठीक है? तो देखो ये रहा 10th of August बायोफ्यूल डे। ठीक है? देन 12th of August यू हैव इंटरनेशनल यूथ डे। ये इंटरनेशनल यूथ डे है, लेकिन हम एक नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आपसे कोई नेशनल यूथ डे पूछे ना, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 12th of January, क्योंकि तब बर्थडे होता है स्वामी विवेकानंद जी का। और एक होता है इंटरनेशनल यूथ डे ऑन 12th of August, एंड ऑन 12th of August ऑल्सो वी यूज टू सेलिब्रेट वर्ल्ड एलिफेंट डे। 15th August एवरीबडी नोज, लेकिन उससे पहले 14th August भी याद रखना। 14th August को हम सेलिब्रेट करते हैं जो पार्टीशन की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो बेसिकली वी यूज टू यू नो गिव respect to all those people who lost their life in partition। तो पार्टीशन डे सेलिब्रेट होता है। सेलिब्रेट क्या बोलूं मैं, बेसिकली वी यूज टू यू नो हाँ हाँ, बायोफ्यूल बेटा, बायोफ्यूल होता है ना, जैसे लेट्स से इथेनॉल इज एग्जांपल ऑफ बायोफ्यूल, राइट? तो बायोफ्यूल डे में बायोफ्यूल का इंपॉर्टेंस, बिकॉज बायोफ्यूल आने वाले टाइम में यू नो एक इम्पॉर्टेंट है एस्पेक्ट। आज के टाइम पे आप देखोगे इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी मिशन, तो उसमें बायोफ्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसीलिए ग्लोबल लेवल पे आपको अगर यू नो प्रोटेक्शन करना है एनर्जी वगैरह का, तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, तो बायोफ्यूल आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो दैट इज बायोफ्यूल डे। ठीक है? तो ये सब याद रखना है। चलिए आगे। इज इट फाइन और नॉट? So all this is important. चलो, now see the person of the week। तो पर्सन ऑफ द वीक विदाउट एनी डाउट, अगर किसी इंसान को पिछले एक हफ्ते या मैं बोलूं पिछले 15 दिन जो सबसे ज्यादा टारगेटेड है इंडिया में, दैट इज दिस पर्टिकुलर पर्सन। सो ही इज द पर्सन ऑफ द वीक, एंड ही इज आर करंट चीफ
इलेक्शन कमीशन। तो वी हैव अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। प्रेजेंटली कौन है? ज्ञानेश कुमार। तो यही बेटा कौन है? पर्सन ऑफ द वीक है, तो यू शुड रिमेंबर दैट, राइट? वेरी गुड, ज्ञानेश कुमार एवरीबडी। तो ही वाज, एज पर मी, ही इज द पर्सन ऑफ द वीक। देखो, मैं पर्सन ऑफ द वीक बनाता हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है ना? तो आपको पता होना चाहिए भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। मेजर अपॉइंटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो मेरे पर्सन ऑफ द वीक मेरे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनते हैं, बिकॉज एग्जाम में जो आ सकता है मैं उसके हिसाब से सेट करता हूँ, तो ये बहुत न्यूज में रहे। अभी मैंने आपको बताया कि यार इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आपसे क्वेश्चन आता है, तो आपसे कोई पूछता है कि यार अपॉइंटमेंट कौन करता है इनकी, तो ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ टेन्योर, तो ये बिल्कुल याद रखना, 6 years और 65 years, विच एवर इज अर्ली, इलेक्शन कमीशन के बारे में। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, अगर मैं आपसे पूछूं दैट, हाँ, राइट, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। और अगर आपसे मैं बोलूं फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और पता है इलेक्शन कमिश्नर बना कब था? तो वो बना था 25th जनवरी 1950। तो इसीलिए बेटा 26 जनवरी 1950 को हम मनाते हैं, 25th जनवरी को हम मनाते हैं वोटर्स डे। तो ये सब कुछ एसोसिएटेड है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है? अब मुझे नहीं लगता आप ये भूलो, राइट? तो प्लीज राइट ऑल दीज पॉइंट। राइट? इज इट फाइन और नॉट? बस बेटा एमसीक्यू राउंड के बाद क्लास एंड हो जाएगी। सर, हु इज दी, हाँ हाँ, बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ अभी वो है ना भूषण गवई। ऑलराइट, यस, BR गवई, एग्जैक्ट। बेटा आप ए लगा लो यार। हाँ, एक्चुअली क्या होता है वो फ्लो में, लिख लो आप। प्लीज प्लीज रिकरेक्ट द स्पेलिंग इफ स्टिल यू आर इन दी स्पेलिंग पार्ट। राइट? नहीं नहीं, DY चंद्रचूड़ नहीं है राजा सब, DY चंद्रचूड़ पहले थे, राइट? DY चंद्रचूड़ अब नहीं है, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगर आपसे कोई करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछता है तो इट इज BR गवई, ठीक है? फाइन। तो हाँ हाँ, हाँ उससे पहले संजीव खन्ना थे। गवई से पहले संजीव खन्ना रहे कुछ टाइम के लिए, उससे पहले DY चंद्रचूड़ थे, राइट? तो ये ठीक कर लो यार, ठीक है? चलें आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ?
नाउ मूविंग टू द एमसीक्यू पार्ट, एमसीक्यू राउंड देखते हैं। एमसीक्यू पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली एमसीक्यू इसलिए ताकि मोनोटोनसली आप ना पढ़ो एक ही चीज। ऐसा होता है ना, आप रीडिंग करते रहते हो बोर हो जाते हो, तो कुछ चीजें एमसीक्यू से भी याद है। उद्यम साखी पोर्टल वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्टर, है ना। तो आप देखो नाम में ही समझ में आ रहा होगा उद्यम। तो उद्यम इज बेसिकली एसोसिएटेड विद एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता भी नहीं है अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे ना, क्योंकि जो नॉर्मल क्लेचर होता है उसी तरह से होता है। तो आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट इन द आंसर। यस बेटा यस, डी वाई चंद्रू उससे पहले थे। तो उद्यम साखी हम्म तो उद्यम साखी पोर्टल लॉन्च करा है किस मिनिस्ट्री ने? तो अगर आप नाम देखोगे उद्यम साखी पोर्टल के बारे में, उद्यम इज रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमारे इंडिया में एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो उसी ने बेटा ये पोर्टल लॉन्च करा है। तो आंसर हो जाएगा ए। तो उद्यम साखी पोर्टल इज रिलेटेड टू व्हाट, इज लॉन्च बाय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। तो ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, राइट। लेट मी चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एल्बरूज इज इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद और लोकेटेड इन विच कंट्री? तो आपने देखा है माउंट एल्बरूज कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब कॉमन सेंस है यार, एल्बरूज नाम है तो यार इंडिया तो होगा ही, ऑप्शन में इंडिया है। तो ये तो आपको एक तो देखते ही एलिमिनेट करना है। नाउ इट इज चाइना, फ्रांस, रशिया। तो बेटा माउंट एल्बरूज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स है यूरोप का, एंड इट इज इन रशिया, राइट। तो ये एक बेसिकली माउंटेनियस पीक है, राइट। तो इट इज वन ऑफ द वॉल्केनिक माउंटेन पीक है, वॉल्केनो माउंटेन पीक है, राइट। कहाँ पर है? रशिया में है, तो ये याद रखना है, ठीक है। याद रखोगे ये बात, माउंट एल्बरूस। तो दिस पॉइंट यू हैव टू, ठीक है। और ये हाईएस्ट पीक भी है, दिस इज ऑल्सो दी हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, जो रशिया है ना, रशिया इज अ कंट्री जो दो कॉन्टिनेंट में आती है। रशिया ऑल्सो कम्स इन एशिया, रशिया ऑल्सो कम्स इन यूरोप। तो ये जो माउंट एल्बरूस है ना, ये रशिया के यूरोप वाले पार्ट है, ठीक है। बेसिकली सदर्न और इधर जो वाला पार्ट है, सदर्न वेस्टर्न पार्ट आप बोल सकते हो, वहां पर ही आपको दिखेगी, ठीक है। तो अच्छा एक कमेंट्स में मुझे बताओ, विच अदर कंट्रीज ऑल्सो शेयर्स बॉर्डर, यू नो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि विच अदर कंट्री जो दोनों कॉन्टिनेंट में आती है, सम पार्ट उसका एशिया में आता है, सब यूरोप में आता है। रशिया मैंने आपको बताया, एक आप मुझे बताओ क्या ऐसी और कंट्री है? जल्दी से चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अगेन, इट इज रिलेटेड टू ट्राइब्स इन इंडिया, है ना। सहारिया ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट, राइट। तो सहारिया ट्राइब कौन से? यस वेरी गुड, इट्स तुर्की। तुर्की इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिक मैन ऑफ यूरोप, या, है ना। तुर्की भी आप देखोगे ना, तो तुर्की आपको कुछ हिस्सा उसका एशिया में दिखेगा, कुछ हिस्सा उसका यूरोप में दिखेगा, है ना। तो तुर्की इज ऑल्सो, हालांकि अब उसका नाम तुर्की हो गया है, इट्स नॉट तुर्की, पर अब हम पहले से तुर्की बोलते हैं। नाउ रिसेंटली दे हैव चेंज द नेम टू तुर्की, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री जो दोनों जगह पर बॉर्डर शेयर करती है, और उसे पता है सिक मैन ऑफ यूरोप भी बोलते हैं। तो सिक मैन ऑफ यूरोप इसीलिए बोलते हैं उसे, बिकॉज क्या हुआ था पहले, आपने सुना होगा बचपन में, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज रोमन एम्पायर, है ना। तो एक्चुअली था क्या, पहले रोमन एम्पायर था। तो रोमन एम्पायर की कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपोल, राइट। फिर रोमन एम्पायर को ओवर पावर करा और वहां पर आ गया ऑटोमन एम्पायर, राइट। तो ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया,
जो रोमन कैपिटल थी उसे चेंज कर दिया। तो जो आज का आप इस्तांबुल देखते हो, इट वाज द कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ रोमन टाइम्स। फिर ऑटोमन एम्पायर ने अपनी कैपिटल बनाई इस्तांबुल, राइट। तो वो कॉन्स्टेंटिनोपोल पर ही बनाई उन्होंने कैपिटल। तो फिर क्या हुआ था, यूरोप, अगर आप ग्लोबल मैप देखोगे ना, यूरोप और एशिया का रास्ता ना कट हो गया था, बिकॉज बीच में ऑटोमन एम्पायर ने कवर कर दिया टर्की, आपका कुछ हिस्सा रशिया तक, राइट, अफ्रीका तक। तो ऑटोमन एम्पायर वाज वेरी स्ट्रांग। तो फिर क्या हुआ, ट्रेड ना मुश्किल होने लग गई, क्योंकि अगर कोई ट्रेड करता था यूरोप से लेट से एशिया में, तो उसे ऑटोमन एम्पायर को क्रॉस करके जाना है, और ऑटोमन एम्पायर वाले टैक्स देते थे। तो इस वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमिक डिफिकल्टीज फेस करने लग गया यूरोप। इसी वजह से क्या हुआ था, वोएजेस स्टार्ट हुए थे वर्ल्ड में। डू अंडरस्टैंड वोएजेस, कि यहाँ पर शिप के थ्रू यू नो वाटर वेज ढूंढना स्टार्ट करा यूरोपियन कंट्रीज। आपने कभी नहीं सोचा कि पोर्चुगीज, डचेस, इंग्लिश, व्हाई दे हैव स्टार्टेड सी रूट्स, क्योंकि उन्हें दिक्कत होने लगी थी ट्रेड करने में। तो दे हैव स्टार्टेड द सी रूट्स, राइट। तो इसीलिए टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप भी बोलते हैं, बिकॉज टर्की में जब ऑटोमन एम्पायर था, तो यूरोप की इकोनॉमी वाज काइंड ऑफ इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो ये थोड़ी हिस्ट्री याद रखना, आपको याद रहेगा सब, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो अभी आप देखते हो ना, जो भी वर्ल्ड में होता है, इट इज समवेयर ऑलरेडी हैपेंड इन द हिस्ट्री। जैसे आज आप देखते हो मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, वेदर इट इज पॉलिटिकल शिफ्ट एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं उसमें ना हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल प्ले है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम अगले 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 क्वेश्चन पे, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लास 10th में आपको पढ़ाया था, ठीक है। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अभी मैंने रुबेला की बात करी, तो क्वेश्चन रुबेला से ही है, रुबेला किस तरह का डिजीज है। अभी मैंने आपको बताया था कि यार ये एक वायरस डिजीज है। आपसे अगर कोई पूछता है कि रुबेला कौन सी कंट्री में रिसेंटली यू नो वाइप अप हो गया है, तो रुबेला रिसेंटली वायरस डिजीज है। और बेटा ये जो है नेपाल में 100% वाइप अप हो गया, ठीक है। तो रुबेला डिजीज आपको याद। आते हैं आगे। अभी आपने देखा होगा एक स्टेट है जहाँ पे ना फ्लड्स टाइप कंडीशन हो गई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेट जो यू नो न्यूज में है, तो उसी स्टेट का ये लेक है, वहां पे फ्लड टाइप कंडीशन आ गई, आपने नोटिस करा होगा वो वाला जो स्टेट है, ठीक है। तो रिसेंटली न्यूज में है, तो पूछ रहा है बिहार लेक इज एसोसिएटेड विद विच पर्टिकुलर सिटी। तो आपने अगर नोटिस करा हो पिछले 3-4 दिन से, अगर कोई स्टेट या जगह न्यूज में है, दैट इज मुंबई, यस। तो वहीं पर आपका सिचुएटेड है विहार लेक। तो विहार लेक भी ओवरफ्लो हो गया है, राइट। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू यू नो द करंट हैपनिंग, ठीक है। तो बिहार लेक याद रखना, मुंबई में आपने देखा है कितना फ्लड्स वगैरह आ गया है। अभी आपने देखा वहां पे 2-3 दिन पहले वहां की जो मोनो रेल थी, वो भी स्टॉप करनी पड़ गई, इतना ज्यादा रेनफॉल वगैरह होने लग गया था वहां पे, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज, अब ये क्वेश्चन आएगा, लोगों को लगे यार कहाँ से पूछ लिया लेक, बट टेक्निकली ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया था, जो फर्स्ट करंट अफेयर था हमारा, अनचक्रा से एसोसिएटेड था। अनचक्रा इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या है ये डिजिटल राशन कार्ड सिस्टम है, अ सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है, अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम है, न्यू वेयर हाउस मैनेजमेंट पॉलिसी है। तो ना तो ये डिजिटल राशन कार्ड है, ना ये वेयर हाउस मैनेजमेंट है, ना ये फूड सब्सिडी है। ये मैंने आपको क्या बताया, ये ऑप्टिमाइज करेगा क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। So this is Arunachal. आप भूलोगे नहीं आप Arunachal, right? So this point you have to remember. Please tell the answer of three. तो एक बार जल्दी से मैं थ्री का आंसर बता देता हूँ आप, है ना। सहारिया ट्राइब बेटा आपको मिलती है मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, राइट। तो आंसर इज ए, सहारिया ट्राइब, ठीक है। तो ये ट्राइबल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर फ्यू ट्राइब्स, 10-12 ट्राइब्स के नाम याद रख लो, है ना। लाइफ विल बी सॉर्टेड। तो उसके बाद आप एलिमिनेशन से भी आंसर डिकोड कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक, 3 तक, सॉरी किसी को कोई इशू नहीं है। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। जल्दी से लास्ट 3 क्वेश्चन हम करेंगे, देन वील वाइंड अप द सेशन, है ना। तो क्वेश्चन
कोशिश करा करो कि क्लास में ही चीजें याद करते रहा करो. If you are devoting your 40-50 minutes or 1.5 hours, make sure that you revise the things in the class itself, ताकि एक क्लास पूरा डेडिकेटेडली आप पूरा कर पाओ. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्ड सेंचुरी के बारे में आपसे पूछ रहा है. टिपिकल बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट. नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कोई साउथ स्टेट है, लेकिन सारे ऑप्शन साउथ के हैं. तो इट इज इन केरला, राइट. तो इट इज इन केरला, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. बर्ड सेंचुरी. अगर मैं आपसे पूछूं भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो बेटा ये है आपकी राजस्थान. भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज इन राजस्थान. राइट. So this point also is very important. Right. Now going forward to the second, third last question of the day. Exercise SINEX is a naval exercise between India and, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, SLINEA. ठीक है. So it is basically SL stands for Sri Lanka, I stands for India, naval, EX is exercise, right. So this is Sri Lanka India naval exercise, right. So this is SINLEX. SINLEX is, so this is question number 8. आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 पे. दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट. आज तो रिसेंटली Orogium Health and Wellness Center in Arunachal Pradesh has inaugurated under which army initiative. तो इंडियन आर्मी का एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू उसने Orogium Health and Wellness Center इनॉग्रेट किया है. कहां पर इनॉग्रेट किया है? अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया है. तो क्या ये ऑपरेशन मैत्री का पार्ट है? नहीं. ये ऑपरेशन रक्षक का पार्ट है? नहीं. ये ऑपरेशन विजय का पार्ट है? नहीं. दिस इज द पार्ट ऑफ ऑपरेशन सद्भाव. ठीक है. तो क्योंकि आपको पता है ये क्या है, एक्सट्रीम बॉर्डर स्टेट है अरुणाचल प्रदेश. तो वहां पर बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, पुअर पीपल है, राइट. So to provide them basic first aid medicines and all, so we have started आरोग्य हेल्थ वेलनेस सेंटर. तो ये कहाँ पे ओपन हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में, इंडियन आर्मी के थ्रू अंडर ऑपरेशन सद्भाव. नाउ टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क. तो डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं आपको नेशनल पार्क के क्वेश्चन जरूर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप एक साथ सारे याद करोगे ना, तो एक साथ आप कभी भी सारे याद नहीं कर पाओगे. तो माय आइडिया इज थोड़ा थोड़ा करके आप उन्हें याद करते रहो. तो डिब्रूगढ़ एक जगह भी है ना. डिब्रूगढ़ इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेस. इट इज अ प्लेस इन असम. तो वहीं से याद रखना, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, it is in Assam. So answer is D. So this is all from today's class. I hope you do like this session. Now, if you have any doubt, you can post your doubt. If anybody is having any doubt, you can take my mail ID, right?
You can take my mail ID, that is vidhur.sharma @imsindia.com. Right? Any doubt, anything, you can post your doubt. All right. Yes, yes, yes. Arav, we will share. Which exam you are asking, Prabha? I've not get. I haven't get your question. If you have any doubt, you can mail me anytime. Right? All right. All right. All right. All right. So take care of yourself. I will share this PDF in the Telegram channel. Till then, stay blessed. Good luck and have आई एम टेलिंग कि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं जो भी एग्जाम आप टारगेट करते हैं राइट